इस वीडियो में हम फर्म के अनुकूलतम व्यवहार का अध्ययन करते हुए तीसरी स्थिति की चर्चा करेंगे कि जब फर्म अपना लाभ अधिकतम कर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का प्रयास करे, तीसरे उद्देश्य के अनुरूप फर्म काम करे, तो किस तरह से संतुलन होगा। तो इसके लिए मैक्सिमाइज अधिकतमकरण या अधिकतम कीजिए, पाई मतलब यहाँ प्रॉफिट से है, इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, कुल आगम और कुल लागत के अंतर को अधिकतम करेंगे। भाई लाभ क्या होता है? कुल आगम और कुल लाभ की बात करें तो कुल लाभ होता है आगम और कुल लागत का अंतर। जितना ही अधिक होगा उतना ही अधिक लाभ होगा। ठीक है, तो फर्म चाहेगी अपने लाभ को अधिकतम करना, इसके लिए उसे कुल आगम और कुल लागत का अंतर निकालना पड़ेगा। तो पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। तो ये सारी चीज़ें आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका गणितीय रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब कुल आगम होता क्या है? उत्पादन की मात्रा गुणा उत्पादन की प्रति इकाई कीमत का गुणनफल, P इंटू क्यू कुल आगम होता है। और कुल लागत जो अभी हमने लिया है कि साधनों के सीमांत उत्पादकता और उनकी मात्राओं के गुणनफल का योग करके कुल लागत प्राप्त की जाती है। ठीक है ना। तो हमारे पास मैक्सिमाइज पाई इक्वल टू, अब यहाँ टी आर की जगह पी क्यू रख दीजिए और टी सी की जगह जो है लागत समीकरण रख दीजिए। पाई इक्वल टू पी इंटू क्यू माइनस टी सी जो कि एल डॉट पी एल प्लस के डॉट पी के होगी। अब क्यू आपके पास एक जो उत्पादन फलन है उसके बारे में बात का उत्पादन फलन होगा क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो फलन बना पाई इक्वल टू पी इंटू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल माइनस एल इंटू पी एल माइनस के इंटू पी के। अब लाभ अधिकतम करण की प्रथम क्रम की शर्त क्या है कि जो ये फलन है इसका अवकलन कीजिए, प्रथम अवकलज इसके शून्य के बराबर हो, डेल पाई बाई डेल एल इक्वल टू निकालिए साहब। अब P इंटू एफ एल के सापेक्ष जब कर रहे हैं तो P इंटू एफ एल और यहाँ माइनस पी एल, तो P इंटू एफ एल माइनस पी एल, बाकी जीरो हैं तो इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से पूंजी के सापेक्ष करेंगे। पूंजी के सापेक्ष किया तो डेल पाई बाई डेल के, भाई दो ही तो वेरिएबल है हमारे पास यहाँ, लेबर और कैपिटल, तो P इंटू एफ के, इसका कर रहे हैं हम इस फलन का, P इंटू एफ के माइनस पी के, क्योंकि के का तो 1 हो गया। ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन 1 और 2। ध्यान रखना यहाँ हमने लॉगरेजन फलन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमारे सामने यहाँ कोई प्रतिबंध है ही नहीं। तो ये दो समीकरण आए। अब समीकरण 1 से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? P इंटू एफ एल बाई इक्वल टू पी एल। इसको राइट हैंड साइड ले जाइए पी एल को, तो P इंटू एफ एल बराबर पी एल हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एफ एल क्या होता है? श्रम की सीमांत उत्पादकता है, P इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू पी एल। श्रम की कीमत है, जो श्रम की मजदूरी की दर क्या होगी? P इंटू एम पी एल। और ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की सीमांत उत्पादकता का मूल्य। तो श्रम की मजदूरी की दर या श्रम की कीमत है जो उसकी सीमांत उत्पादकता के मूल्य के बराबर होती है। ठीक है, इसी तरह से समीकरण 2 से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? P इंटू एफ के इक्वल टू पी के। इसको अभी हम ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू भाई एफ के बराबर, एफ के क्या है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता, तो इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल लिखेंगे, तो P इंटू एम पी के इक्वल टू पी के। यानी पूंजी की जो कीमत है वो होगी पूंजी की सीमांत उत्पादकता और कीमत के गुणनफल के बराबर। और जब
ये वैल्यू टर्म में है तो इसलिए ये हुआ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जो कि उसकी पूंजी की कीमत के बराबर होगी। ठीक है, तो ये प्रथम क्रम की शर्त है। अतः लाभ अधिकतमकरण की प्रथम क्रम की शर्त यह है कि उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, जो साधन काम में ले रहे हैं हम, श्रम तथा पूंजी का प्रयोग उस बिंदु तक किया जाए जहां उनकी सीमांत उत्पादकताओं के मूल्य, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उनकी कीमतों के बराबर हों। इस शर्त को हम बदलकर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास समीकरण 1 और 2 से मान आए थे, P इंटू एफ एल बाई 1 और 2 में भाग दे दे, एक का समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे, P इंटू एफ एल बाई P इंटू एफ के इक्वल टू पी एल बाई पी के। तो इससे क्या निकल के आया, P से P कैंसिल होगा, एफ एल बाई एफ के इक्वल टू पी एल बाई पी के। ये क्या है, यही तो विस्तार पद का समीकरण है। इसका अर्थ यह हुआ कि लाभ अधिकतमकरण का बिंदु विस्तार पथ पर भी स्थित होगा। ठीक है, यह प्रथम क्रम की शर्त निकल के आई। अब द्वितीय क्रम की शर्त, इसमें क्या होगी, जिसे हम पर्याप्त शर्त के नाम से जानते हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ, दो शर्तें होंगी, क्योंकि अब यहाँ बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट नहीं होगा, सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक नहीं, बल्कि सिर्फ हैसियन निर्धारक होगा। तो नंबर 1, संबंधित हैसियन निर्धारक का मान धनात्मक हो, h है ना। और h क्या है कि जो समीकरण 1 है, भाई आपके ध्यान होगा, एफ एल एल, एफ एल के, एफ के एल, एफ के, इस तरह से होता है ना। तो समीकरण 1 का एल के सापेक्ष और के सापेक्ष पुनः अवकलन करें तो प्रथम पंक्ति के एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, और 2 का एल और के सापेक्ष करेंगे तो द्वितीय पंक्ति के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। चलो मैं पीछे जाके दिखाता हूँ आपको। हैसियन निर्धारक के मान, हैसियन निर्धारक के जो अवयव के यहाँ से आएंगे, इस समीकरण 1 का हम एल के सापेक्ष एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो P इंटू एफ एल एल आया। ठीक है, के सापेक्ष करेंगे 0 हो गया। ठीक है ना, तो ये तो प्रथम पंक्ति का पहला अवयव है। फिर इसका नहीं के सापेक्ष 0 नहीं होगा, प्रथम पंक्ति का पहला अवयव हुआ। फिर के सापेक्ष करेंगे तो P इंटू एफ एल के आ जाएगा। तो प्रथम पंक्ति के 2 अवयव आए, P इंटू एफ एल एल और P इंटू एफ एल के। ठीक है, बाकी 0। इसका समीकरण 2 का एल के सापेक्ष करेंगे तो P इंटू एफ के एल और के सापेक्ष करेंगे तो P इंटू एफ के। तो द्वितीय पंक्ति के 2 अवयव कौन कौन से आए, P इंटू एफ के एल और P इंटू एफ के। देखिए अब आप, ये रहा P इंटू एफ के एल और P इंटू एफ के, ये दोनों अवयव समीकरण 1 और 2 का एल और के सापेक्ष पुनः अवकलन करने से प्राप्त हुए हैं। चाहो आप सीधे भी, आपके ध्यान होगा भाई हैसियन निर्धारक में तो होता क्या है कि एफ एल एल इंटू एफ एल एल, वो इसका सीधा वैल्यू भी ध्यान रख सकते हो आप चाहो तो, एफ एल एल इंटू एफ के माइनस एफ एल के का स्क्वायर, ये भी होता है। खैर, अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, पहली पंक्ति में से P और दूसरी पंक्ति में से भी P कॉमन लेंगे तो P स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर, बचेगा क्या, एफ एल एल, एफ एल के, एफ के एल, एफ के। ये क्या है, ये हैसियन निर्धारक है, जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि एफ एल एल, एफ एल के, एफ के एल, एफ के। P तो धनात्मक, कीमत तो धनात्मक होगी ऑब्वियसली, हैसियन निर्धारक का मान धनात्मक होना चाहिए। पहली शर्त यह है, द्वितीय क्रम की पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है कि P इंटू एफ एल एल और P इंटू एफ के ये दोनों ही ऋणात्मक हो। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एल एल यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता का जो वक्र है उसका ढाल ऋणात्मक होगा, वो ऋणात्मक ढाल का होगा। MPL या FL का एक और बार जब श्रम के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो FLL प्राप्त होगा, और FLL का मतलब है श्रम की सीमांत उत्पादकता वक्र का ढाल, ये ऋणात्मक होगा। इसी तरह FK
इसका अभी ढाल ऋणात्मक होगा, इसका मान भी ऋणात्मक होगा। मतलब श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकताओं के जो वक्र हैं उनके ढाल ऋणात्मक होंगे, उनमें परिवर्तन जब होगा तो ऋणात्मक होगा। ठीक है। अतः लाभ अधिकतम करण की द्वितीय क्रम की शर्त यह है कि उत्पादन फलन स्ट्रिक्टली कॉनकेव होगा। ये शर्त निकल के आती है। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल अपन चाहें तो आज ही ले लें। चलो ले लेते हैं। इसके इसी बात को अब एक गणितीय उदाहरण से हम समझाते हैं। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि एग्जाम्पल है कि यदि उत्पादन फलन Q इक्वल टू 12 माइनस 1/L इंटू के ब्रैकेट L प्लस के और श्रम व पूंजी की कीमत है क्रमशः 1 और 4 और वस्तु की कीमत 9 हो तो अधिकतम लाभ के लिए L के और Q के मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो अब इसमें कोई प्रतिबंध तो है नहीं, बस लाभ अधिकतम करवाने की बात है। तो लाभ अधिकतम करण जो हमने अभी तरीका देखा है उसी के हिसाब से करेंगे। लाभ क्या होता है? पाई प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यही तो होता है लाभ, कुल लाभ। और कुल लाभ का अधिकतम करना है। और टोटल रेवेन्यू क्या होता है? पी इंटू क्यू। ठीक है। और टोटल कॉस्ट है जो साधनों की सीमांत उत्पादकता है और उनके मात्राओं के गुणनफल का योग, या फिर हमने लागत समीकरण जो देखा हुआ है L इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के, इससे निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है? हमारे पास श्रम की कीमत पता है 1 इकाई है तो, और पूंजी की कीमत पता है 4 है, तो 1L प्लस 4K। टोटल कॉस्ट हमें बिल्कुल पता नहीं है, टोटल कॉस्ट नहीं पता है हम, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू L प्लस 4K हो गया। ठीक है। और उत्पादन और कीमत का गुणनफल कैसे करेंगे? उत्पादन फलन दिया हुआ और कीमत भी दी हुई है, वस्तु कीमत। ठीक है। तो ऐसे में टोटल रेवेन्यू हो गया P इंटू क्यू, जो कि होता है 9 गुणा 12 माइनस जो ये दिया हुआ है हमारे पास उत्पादन फलन, इससे गुणा कर रहे हैं 1/L के ब्रैकेट L प्लस के, ये तो आपका पी क्यू होगा, P इंटू क्यू। और टोटल कॉस्ट है जो ये दे रखी, तो -L माइनस 4K। ये आपका उद्देश्य फलन हो गया, जो कि लाभ फलन के रूप में हम ले रहे हैं यहाँ। अब फर्म का उद्देश्य क्या है? लाभ को अधिकतम करना। तो लाभ को अधिकतम करने के लिए इसको और थोड़ा खोल लें वो, ताकि हमारे लिए आसानी रहे। तो पाई इक्वल टू 12/108 माइनस 9/K, क्योंकि जब इसको खोलोगे आप ब्रैकेट को तो L/L के इंटू 9, तो 9/K माइनस 9/L यहाँ आ गया, माइनस L माइनस 4K, ये निकल के आया ये आपके पास में। तो ये लिख लीजिए उद्देश्य फलन। अब लाभ अधिकतम करण की प्रथम क्रम की शर्त क्या है कि फर्म इस उद्देश्य फलन का अधिकतम करना चाहेगी, यानी लाभ को अधिकतम करना चाहेगी। तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है कि इसका अवकलन कीजिए L के सापेक्ष। प्रथम क्रम के अवकलन 0 के बराबर हों। तो डेल पाई बाई डेल एल, भाई एक से ज़्यादा वेरिएबल है इसलिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का केस हो गया। डेल पाई बाई डेल एल इक्वल टू, अब देखिए कीजिए, ये तो 0 हो गया। एल का कर रहे हैं, 1/L का ध्यान है आपके क्या होता है? -1/L² होता है ना। और 9 एज इट इज, चिन्ह माइनस का है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस का हो गया 9/L²। ये इसका तो ये हो गया, और -L का -1 हो गया, बाकी 0 है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आई। जब के सापेक्ष करेंगे तो ये चिन्ह माइनस का और 1/K का होता है -1/K², तो इसलिए माइनस माइनस चिन्ह प्लस के हो जाएंगे, तो 9/K², ये लिख दिया मैंने। और फिर आगे चलिए, यहाँ करेंगे के सापेक्ष अवकलन, तो -4, तो -4 लिख दिया, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए
9 बटा एल स्क्वायर बराबर 1, तो 9 बराबर एल स्क्वायर और एल बराबर 3 आया। ठीक है, समीकरण 1 से। और समीकरण 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर, वही इसको 9 बटा के स्क्वायर इक्वल टू 4, ऐसे लिख लीजिए। और के स्क्वायर इक्वल टू 9 बटा 4, के बराबर 9 बटा 4 की घात 1 बटा 2। ठीक है, या अब 3 बटा 2 ऐसे कर सकते हैं। अंडर रूट 9 बटा 4 का मतलब होता है 3 बटा 2। समीकरण 1 से एल की वैल्यू 3 आई, समीकरण 2 से के की वैल्यू 3 बटा 2 आ गई। ठीक है, उत्पादन फलन जो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए श्रम की मात्रा, पूंजी की मात्रा और उत्पादन का मान, ये चीज़ें चाहिए। तो उत्पादन फलन हमारे पास है Q इक्वल टू 12 माइनस 1/L के इंटू एल प्लस के। ये है हमारे पास। L की वैल्यू है, के की वैल्यू है, जो चाहिए वो है, तो वैल्यूज रख दीजिए, मान रखिए। तो 12 माइनस, अब L की वैल्यू है क्या? 3। ठीक है, तो 1/3 लिख दिया। के की वैल्यू 3/2 है, ये भी लिख दिया। एल की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 3/2, ये भी लिख दिया। मतलब इसमें उत्पादन फलन में एल और के मान रखे हैं। जब मान रखे हैं तो हल करेंगे हम, मान रख के एलसीएम ले लो इसका चाहो तो। 3 दूना, एलसीएम 2 आएगा तो 3 दूना 6 प्लस 3 9/2 हो जाएगा ये अंदर का। ठीक है, ये 3 3 9/2 और ये 1/9/2 है, तो ये 2/9 हो जाएगा। तो Q बराबर 12 माइनस 2/9 इंटू 9/2, ये 1 के बराबर हो गया। काट लो, चाहे भाग दे लो, चाहे कैसे भी कर लो। 18/18 बराबर 1 होता है, तो 12 माइनस 1 बराबर 11, तो Q का मान आया 11। ठीक है, उत्पादन 11 होगा, 11 इकाई। अब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन 2 हैं, द्वितीय क्रम की शर्त। पहली तो यह है कि संबंधित हैसियत निर्धारक है जो उसका मान धनात्मक होना चाहिए। वो कहाँ से निकालेंगे? समीकरण 1 और 2 का हम एल के सापेक्ष में एक बार फिर से अवकलन करते हैं। एक का जब एल के सापेक्ष में करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, चाहो तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, 9/L स्क्वायर की जगह इसको लिख लीजिए 9 इंटू एल की घात -2, तब आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, जब आप अवकलन करेंगे इसका एक बार एल के सापेक्ष, के सापेक्ष तो 0 हो जाए क्योंकि यहाँ है ही नहीं। तो एल के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन आएगा -18/L की घात 3 या 18 इंटू एल की घात -3। ठीक है, के सापेक्ष करेंगे तो 0। इसी तरह से दूसरे समीकरण का जब एल के सापेक्ष करेंगे तो 0 और के सापेक्ष करेंगे तो -18/K की घात 3 या फिर -18 इंटू के की घात -3, ये आ जाएगा। अब बस इसको मान ज्ञात कर लें, सारणी का मान। सारणी का मान ज्ञात करने का तरीका यही है कि ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, तो ये तो 0 हो गया। अब ये है, ये माइनस गुणा माइनस तो प्लस हो गया, तो 18/18 ये मल्टीप्लाई हो रहा है और एल क्यूब के क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए ये धनात्मक होगा ही होगा, इसमें तो कहने की बात क्या है भाई। 18 × 18 जो कि धनात्मक मूल्य है, लेबर की वैल्यू धनात्मक है, कैपिटल की वैल्यू धनात्मक जो हम निकाल चुके हैं, तो ये धनात्मक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इनकी सीमांत उत्पादकताएं FLL क्या निकल के आई है? -18/L³ श्रम की, और पूंजी की क्या आई है? FK -18/K³। यहाँ इसमें भी हैं ये मान सारे, चाहो तो आप समीकरण 1 से और 2 से निकाल लो। ये कैसे होने चाहिए? ऋणात्मक होने चाहिए भाई। साधनों की सीमांत उत्पादकताओं का एक और बार अवकलन करें उन्हीं साधनों के संदर्भ में, तो उनके मान ऋणात्मक हों, या साधनों की सीमांत उत्पादकताओं के जो वक्र हैं उनके ढाल ऋणात्मक हों। इसका मतलब ये है, तो -18/L³ क्या ये धनात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता। कारण क्या है कि 18 तो धनात्मक मूल्य है, और
लेबर ऑलरेडी हमने निकाला है, लेबर की वैल्यू जो 3 आई है वो धनात्मक है। भाई लेबर कितनी वैल्यू निकाली है आपने? एल इक्वल टू इसमें हमारे पास आया है, एक मिनट में देखता हूँ, पर 3 आया है तो 18/3 का क्यूब, 3 या 9 9 या 27, 18/27 ये है। 18/27 और चिन्ह कैसा है? माइनस का है, तो ये स्वाभाविक रूप से ऋणात्मक हो गया है। इसका मान है जो 0 से कम होगा। इसी तरह से पूंजी की सीमांत उत्पादक क की वैल्यू हमने 3/2 निकाली है। इसको भी जब आप करेंगे, ये तो वैल्यू है जो धनात्मक है लेकिन चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए एफ के भी ऋणात्मक होगा। तो ये हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन दोनों निकाल लिए हैं। तो अधिकतम लाभ क्या हुआ? पाई। इसमें उद्देश्य जो अधिकतम लाभ निकालने के लिए लाभ फलन में मान रख दीजिए, एल और के। जब मान रखेंगे भाई, के का वैल्यू रख दी, एल की वैल्यू रख दी, तो निकल के आया 90। तो अधिकतम लाभ 90, श्रम 3 इकाई, एल बराबर 3, कैपिटल 3/2 और आउटपुट Q इक्वल टू 11, ये आंसर आया। तो इस तरह से हम जो है इसको हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम जब भी एक लाभ अधिकतम करण का प्रयास करे कोई फर्म, तो उसके लिए जो उद्देश्य फलन बनेगा उसको हम हल करके और आवश्यक हमारे जो चर हैं जो हमें ज्ञात करने हैं उनके मान हम ज्ञात कर सकते हैं। खैर, तो फर्म के अनुकूलतम व्यवहार से संबंधित हमने तीनों ही बातें डिस्कस कर ली हैं कि एक फर्म 3 तरह के उद्देश्य अपने सामने रख सकती है। या तो फिर वो करे कि भाई उत्पादन उसके लिए दिया हुआ हो, उसके हिसाब से लागत को न्यूनतम करे, जिसे हमने कांस्टेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन के रूप में डिस्कस किया है। दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि फर्म के लिए लागत दी हुई है, तो ऐसे में वो फिर उत्पादन अधिकतम करेगी, इसके लिए कांस्टेंट आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। और तीसरी स्थिति यह है जो वो लाभ अधिकतम करे, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो तीनों ही स्थितियों के से संबंधित जो फर्म के संतुलन की शर्तें और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।